बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं लोकल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आज का प्रोग्राम एक नहायत हाल ही में पेश आने वाले अफसोसनाक और दिल खराश वाक़े की बारे में है, जो कि यूनान के साहिल से 80 किलोमीटर दूर एक कश्ती गैर कानूनी तारकीन वतन जो 750 की तादाद में थे वो डूब गए और ज़्यादातर की हलाकत हो गई, उसके बारे में है। तो इसका सब्जेक्ट आज हमने बनाया है इल्लीगल ओवरसीज़ जॉब्स। इस पर वीडियो में मुख्तसर बात करूंगा और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। मैं इस रूट पे गया हूँ ज़ाती तौर पर, आज नहीं, इन सालों में नहीं, बहुत पहले 1988 के अगस्त में मेरे साथ मेरे 3 दोस्त लॉयर थे। वो मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हम लीगल तरीके से गए थे और हम लॉयर थे, प्रैक्टिस करते थे और नौजवान थे और सैर व तफरीह के लिए गए थे। हमारे साथ क्या वाक़या पेश आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि 2-3 मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा कि ये वाक़या क्या हुआ, ये जो यूनान में वाक़या हुआ कश्ती डूबने का। इसमें कश्ती की कैपेसिटी क्या थी, कितने अफराद सवार थे और किस किस ममालिक के लोग बाअसर शख्सियात इसमें इन्वॉल्व हैं और वो क्या करते हैं और किस रूट से जाते हैं, कहाँ लैंड करते हैं और क्या ख्वाब लेकर जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। इस पर मैंने रिसर्च की है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तज़किरा करूँगा। इस वक्त लेटेस्ट अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है और मुल्क में रिसेशन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी मुकम्मल तौर पर सारी बंद है, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। उससे जुड़ी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोटे मोटे पार्ट्स बना के देते हैं, वो इंडस्ट्रियां भी बंद हो गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद है और इसके अलावा मैकेनिकल इंडस्ट्री और बहुत सारी पेंट की इंडस्ट्री और तामीराती शोबे से मुंसलिक इंडस्ट्री, जैसे चिप बोर्ड बनाते हैं, विम बोर्ड बनाते हैं, हार्ड बोर्ड बनाते हैं, क्या क्या नाम लूँ, बेशुमार कोई 50 इंडस्ट्रीज़ हैं जो तामीराती शोबे से मुंसलिक हैं। इस होशरुबा महंगाई की वजह से वो भी इंडस्ट्री बंद है और लेटेस्ट अदाद शुमार के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, हमारे 25 करोड़ आवाम में इस वक्त 3 करोड़ अफराद मुकम्मल तौर पर बेरोज़गार हैं और इसके अलावा कुछ 3 करोड़ अफराद को जुज़वी मुलाजमत मिलती है। जुज़वी मुलाजमत से मुराद ये है कि वो मुलाजमत जो कि फ़सलों की कटाई के दौरान उनको हायर कर लिया जाता है फ़सलों की कटाई के लिए, और जो जैसे गंदम की कटाई होती है, चावल की कटाई होती है या उसकी गन्ने की कटाई होती है, तो जब ये फसलें संभाली जाती हैं तो फिर उनकी मुलाजमत ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं जुज़वी मुलाजमत। मैंने आपको चंद एक तहकीक करके बातों का ख़बर देनी है और आपको आश्कार करना है इन बातों से कि हमारे लोग क्या करते हैं। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें छोटा जुर्म हो, दरमियानी नौइयत का जुर्म हो या बड़ी नौइयत का जुर्म हो, जुर्म को जुर्म नहीं समझा जाता। ये एक मामूल का खेल बना हुआ है और जुर्म करने वाले बड़े बड़े बाअसर सियासी लोग
जिनमें बहुत सारे जज साहिबान भी मुलविस हैं, लोअर जुडिशरी के जज साहिबान भी मुलविस हैं, सियासी असर और रसूख वाले भी हैं, कुछ सेनेटर्स भी हैं, और बेशुमार बाअसर मुआशरे के अफराद मुलविस हैं जो जुर्म करने के बाद आसानी से प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को भारी रिश्वत दे के छूट जाते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। तो ये जो लोग जुर्म करके छूट जाते हैं आसानी से, इन पर कानून की गिरफ्त मजबूत नहीं होती और इसलिए जराइम में खातिर खा इजाफ़ा होता है, कमी वाक़ा नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 7-8 दिन पहले जो एक 100 फुट लंबी कश्ती थी, बड़ी बोसीदा और पुरानी सी लकड़ी की कश्ती थी, बोट उसको बोलते हैं, वो कोई बहरी जहाज़ नहीं था। उसके 3 पुश्ते थे। सबसे नीचे वाले पुश्ते में पाकिस्तानी अफराद को डाला गया था। दरमियान वाले पुश्ते में कुछ और लोग थे कि कुछ का ताल्लुक़ भारत से था, कुछ का बांग्लादेश से था, कुछ का साउथ एशिया से था, और ऊपर वाले पुश्ते पर कुछ लोग और भी थे। तो इस कश्ती की जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन 300 या 400 अफराद की थी, और उसमें भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह 750 अफराद को ठूंसा गया था। और पाकिस्तान से जो गैंग ऑपरेट हो रहा था उसमें वज़ीराबाद के, गुजरात के बहुत ज़्यादा बाअसर अफराद थे। उन्होंने फ़ी कस 30 से 35 लाख रुपया लिया। उन लोगों से लिया, नौजवान लड़के, किसी की उम्र 25 साल, किसी की उम्र 30 साल, किसी की उम्र 35 साल। ये अपने माओं और बापों के जिगर गोशे थे जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मफलूकुल हाल थे और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी तौर पर जालिम और सफाक एजेंटों के हाथों उन्होंने, किसी ने प्लाट बेचा, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने जानवर बेचे, किसी ने माँ बाप के जेवरात बेचे, और 35 लाख रुपया फ़ी कस की खतीर रकम एजेंटों को देने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए गैर कानूनी तौर पर। अच्छा, अब बात यह है कि ये पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में अगर रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ हों, अगर बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी ना हो, बड़े पैमाने पर महंगाई ना हो, तो लोग अपना घर बार छोड़कर, पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को छोड़कर कभी माँ बाप और बहनों भाइयों से अलग ना हों और बाहर के ममालिक में, यूरोप में या किसी और जगह में ना जाएं। यहाँ अरबों रुपया, यानी 45-50 अरब रुपए की सालाना ज़कात हमारी हुकूमत इकट्ठी करती है। हमें कुछ नहीं बताया जाता उस ज़कात का क्या बनता है, वो ज़कात कहाँ पर खर्च होती है। कोई इंडस्ट्री नहीं लगती, कोई उनकी बेरोज़गारी दूर करने के कोई सेंटर, वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाए जाते, और इस तरीके से बेरोज़गार ही रहता है, गरीब ही रहता है। इतनी ज़कात इकट्ठी होने के बावजूद जो है हमारे बच्चे जो हैं बेरोज़गारी की लानत में मुब्तला हैं, वो बेचारे क्या करें। वो अपने हालात बदलने के लिए जालिम और सफाक एजेंट जो उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनके हाथों कैच हो जाते हैं और वो अपने माँ बाप का कीमती सरमाया लेकर, ज़मीन बेचकर, जानवर बेचकर, सोना बेचकर, जायदाद बेचकर वो चले जाते हैं। अब इनका रूट क्या होता है? जो इनका रूट है, 3-4 किस्म के रूट हैं। मैं उस रूट पे सफ़र कर चुका हूँ 1988 में, वो आपको बाद में बताऊंगा। मैं लीगल तरीके से गया था, सैर करने गया था। मैं चूँकि वकालत करता था और खुशहाल घराने से ताल्लुक़ है मेरा, या मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो भी वकला हज़रात थे। एक आजकल उनमें हाई कोर्ट के जज भी हैं,
वो भी आपको नाम बताता हूँ सारे, वो मेरे दोस्त थे, उस वक्त वकालत करते थे, हम सैर करने गए थे। रूट ये है, पहला रूट ये है कि पाकिस्तान से ये जो इलीगल इमिग्रेशन एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, ये एजेंट इनको लेके जाते हैं पाकिस्तान से तुर्की, इस्तांबुल से फिर वो आगे समंदर के किनारे एक कोच चलती है, वो इनको लेके आती है। एक मकाम है जिसका नाम है चश्मी। मैं उस रूट पे गया हूँ, चश्मी पे जब आप पहुँचते हैं, वो काफ़ी लंबा सफ़र है लेकिन बहुत खूबसूरत सफ़र है। तुर्की नहायत हसीन और जमील मुल्क है। चश्मी में जाते हैं, चश्मी से आगे फिर आप वहाँ से लेते हैं बहरी जहाज़ का टिकट ख़रीदते हैं, काफ़ी महंगा टिकट मिलता है। हम जब गए थे वो बड़ा सस्ता ज़माना था। वहाँ से आगे आप जाते हैं, एक जगह का नाम है पीरियास जाते हैं। पीरियास के बाद फिर आप यूनान में जाके लैंड करते हैं। पूरी रात का शिप का सफ़र है और यूनान में आप लैंड करते हैं। और यूनान भी एक डिफ़ॉल्ट होने वाला, 2-3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है, वहाँ भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। वो एक एंट्री पॉइंट है, इलीगल एंट्री पॉइंट है। यूनान से आगे फिर वो, चूँकि यूनान जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर मुल्क है, जो 34 ममालिक हैं, जिसमें बरतानिया भी पहले शामिल था, अब बरतानिया उसमें से निकल चुका है। इसमें फ्रांस भी है, इटली भी है, बेल्जियम भी है, हॉलैंड भी है, फिनलैंड भी है, जर्मनी भी है और बल्गारिया भी है, बहुत सारे मुल्क हैं, पोलैंड भी है। एक रूट ये है। और मुख्तलिफ ममालिक में ये मुख्तलिफ चोर दरवाज़ों से इलीगल तरीके से इनको एजेंट लेके जाते हैं। और एजेंट भी कोई 1-2 एजेंट नहीं होते, 4, 5, 6 ममालिक में जहाँ जहाँ जाते हैं, ये उनको इन इमिग्रेंट्स को, ये जो जॉब के मुतलाशी लोग होते हैं, इनको बेचा जाता है। इसको कहते हैं इंसानी स्मगलिंग। इनको बेचा जाता है, फिर आगे एजेंट के हाथ बिकते हैं, फिर आगे ये सब लोग, वो जो 35 लाख कोई लड़का या कोई मर्द अदा करता है, उसमें से तकसीम होती है। 5 लाख एक ने लिया, 10 लाख एक ने लिया, फिर 10 लाख एक ने लिया, 7 लाख एक ने लिया, करते करते वो अपने मंजिल मकसूद तक जाते हैं। एक रूट ये है। दूसरा रूट ये है कि पाकिस्तान से ये जाते हैं गैर कानूनी तौर पर लीबिया। अब लीबिया पहले नहीं जाते थे, अब लीबिया क्यों जाते हैं? लीबिया इसलिए जाते हैं कि लीबिया की जो हुकूमत है वो आजकल वहाँ पिछले चंद सालों से बड़ी कमज़ोर है। लीबिया का जो मुल्क है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्से में, आधे लीबिया में हुकूमत है, हुकूमत की रिट है, और आधा लीबिया एक जंगल है जहाँ पर कोई हुक्मरानी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप जो मर्ज़ी करें, जो गैर कानूनी काम करें, असले का कारोबार करें, इंसानी स्मगलिंग का कारोबार करें, कुछ करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। ये गिरोह जो है इंसानी स्मगलिंग का, ये लीबिया का उस हिस्से को इस्तेमाल करता है। दूसरा रूट ये है। तीसरा रूट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान से लीबिया, और लीबिया से फिर यूनान, इटली, या यूनान या इटली, और उसके बाद फिर ये जंगलों से भूखे प्यासे अज़ियतें काट के फिर ये यूरोप के कई ममालिक में चले जाते हैं। चेकोस्लोवाकिया में भी चले जाते हैं, वो भी एक गरीब मुल्क है लेकिन चले जाते हैं। और उसके अलावा सेंट्रल एशिया में भी चले जाते हैं, और वेस्टर्न यूरोप में भी चले जाते हैं, जर्मनी में भी चले जाते हैं, फ्रांस में भी चले जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। आपको बताना ये था कि ये 3 रूट हैं। इस रूट में जो जो लोग कार फरमा हैं उनको बोलते हैं इंसानी स्मगलर। वो अपना पैसा कमाने के लिए इनके साथ यहाँ से सब्ज़ बाग दिखा के उनको ले जाते हैं और उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं,
4-4, 5-5, 7-7 दिन उनको भूखा रखा जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, और अगर कुछ मिल भी जाए तो कुछ पानी दे दिया, कोई जूस दे दिया या कोई बिस्किट दे दिए। इस कदर बेईमाना सलूक किया जाता है कि खुदा की पनाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग हैं ये क्यों जाते हैं। इनमें एक ही फैक्टर है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो आपस की सियासी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उनके पास मुल्क की तरक्की का कोई प्लान नहीं है, अवाम का किसी को दुख दर्द नहीं है। ये जो बड़े बड़े नारे मुख्तलिफ हुक्मरान करते रहे, इमरान खान भी और बाकी लोग भी, सबका नाम लेता हूँ कि जी 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे और इतने करोड़ दरख्त लगा देंगे और 50 लाख जो घर बना देंगे, ये सब झूठे नारे, झूठे साबित हुए। आपने अपनी आंखों से देखा, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना आप खबरें सुनते हैं, देखते हैं। अच्छा, 1 करोड़ नौकरी तो बहुत बड़ी बात है। कोई इदारे लगेंगे, कोई इंडस्ट्री लगेगी, मुल्क में मईशत का पहिया चलेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी ना। कारखाने तो बंद हो रहे हैं, लोग तो बेरोज़गार हो गए, नौकरियां कहाँ से देंगे? जो पहले नौकरियां कर रहे थे वो बेरोज़गार हो गए। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि किन लोगों की मांग है। अब मैं अपने वीडियो का दूसरा हिस्सा बताता हूँ आपको। हमारे जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, गुजरात से, साहिवाल से, मुल्तान से, गुजरांवाला से, वज़ीराबाद से, सियालकोट से, वहाँ पर यूरोप में किसी पाकिस्तानी को कोई सिविल सर्वेंट, कोई जज, कोई डॉक्टर, कोई सिविल सर्वेंट, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देता। ये बेचारे यहाँ निकम्मे, बिल्कुल बेरोज़गार, हुनर कोई हाथ में नहीं है, इनको नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी किनको मिलती है? 5-6 किस्म के बंदों को नौकरी वहाँ मिलती है। यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक, 34 ममालिक हैं, नंबर 1 पे वहाँ पर नौकरी मिलती है ड्राइवर को। वो भी उस सूरत में कि उसके पास लीगल वीज़ा हो। ये याद रखिए, लीगल वीज़ा हो, गैर कानूनी ना गया हो। ड्राइवर की नौकरी मिलती है, वो टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, टैक्सी चला लेता है। वहाँ पर टेलर की नौकरी मिलती है, प्लम्बर की नौकरी मिलती है, वहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन की नौकरी मिलती है, डेंटर पेंटर का जॉब मिलता है उसको, और सर्विस स्टेशन, जो गैस स्टेशन होते हैं जहाँ पर पेट्रोल भरा जाता है गाड़ियों में या टायरों को पंचर लगाया जाता है, इस किस्म की नौकरियाँ, ये 5-6 किस्म की नौकरियाँ मिलती हैं। अब ये नौकरियां मैं आपको बताऊं, मैंने चूँकि बड़ा सफ़र किया है यूरोप का और मैंने स्टडी टूर किया है, मैं किसी नौकरी की तलाश में नहीं गया। मेरा ताल्लुक़ एक खुशहाल घराने से है। मैं 50 साल से 46 साल से वकालत करता हूं। मैं जब गया था, वकील था, इस्टेब्लिश था, मेरे साथ भी वकला हजरात गए थे, कई दफ़ा गए हैं हम, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गए। तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो गैर कानूनी लोग जाते हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल क्या किया जाता है? जो बंदा उनको नौकरी देता है वो तो सबसे पहले उनकी दुखती रग पे हाथ रखता है। वो कहता है तुम्हारे पास तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा नहीं है, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट हम दे देंगे तो हमें भी पुलिस पकड़ लेगी, तुम्हें भी पुलिस पकड़ लेगी। तो फिर उसको कहते हैं कि तुमने ज़ुबान बंद रखनी है। अगर मिसाल के तौर पे $2000 पर मंथ की जॉब है तो उसको $800 पर मंथ पे उसको नौकरी दी जाती है। वो नौकरी $2000 पर मंथ की है अगर वीज़ा लीगल हो, लेकिन ब्लैकमेलिंग के तौर पे उसको 800 में वो नौकरी करनी पड़ती है। अब वो इतनी मुश्किल से उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता, खाना पीना उसका रहने का किराया, उसका ट्रांसपोर्ट का ख़र्च और उसके मोबाइल का ख़र्च
और उसकी मेडिसिन का खर्च और कपड़ों का खर्च वगैरह वगैरह वो पूरा नहीं होता। जब पूरा नहीं होता तो घर में वो क्या भेजेगा, और वो साल साल तक छुप छुपा के अपना काम करता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो लोग लीगल तरीके से जाते हैं, यूरोप के वीज़ा जो है, उनकी जो एम्बेसीज हैं इस्लामाबाद में, वो नौजवान को वीज़ा नहीं देते। इसलिए नहीं देते, जब इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं कि आप वहाँ जाओगे, मुझ जैसे बूढ़े आदमी को वीज़ा दे देते हैं, या मिसाल के तौर पे मेरी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो और मेरे पास वकालत का लाइसेंस हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर हूँ और मेरी एज इतनी है और अब मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, मेरी जायदाद पाकिस्तान में है, मेरा कारोबार पाकिस्तान में है और मैं यूरोप सैर के लिए जा रहा हूँ, मेरे वापस आने के 100% इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर हैं, मेरा कारोबार, मेरा प्रोफेशन यहाँ पर है, उसको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो कमारा होगा, नौजवान होगा, उसको वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। जब वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये अमेरिकन एम्बेसी भी ये करती है, कैनेडियन एम्बेसी भी ये करती है और यूरोपियन कंट्रीज़ तो 100% ये करते हैं। अब आपके लिए नसीहत ये है कि खुदा के लिए, अगर बाप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाएं, माएँ देख रही हैं तो अपने बच्चों को समझाएं, भाई देख रहे हैं तो अपने भाइयों को समझाएं कि खुदा के लिए एजेंटों के हाथों में ना खेलें। वो ब्लैकमेलर हैं। ये आप गैर कानूनी तरीके से मुल्क से जाएंगे तो अपनी जान हथेली पे रख के जाएंगे। आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि कई ममालिक में यहाँ तक कानून है कि जो हमारे मुल्क में, यूरोप के मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में भी ये है, गैर कानूनी तारकीन वतन हमारी सरहद में एंटर हो रहे हों किसी गैर कानूनी बोट के ज़रिए, तो उनको देखते ही आप गोली मार दें। तो आपको किसी ने गोली मार दी, आपकी जान चली गई, तो आपकी नौकरी, तो आप ज़िंदा बचेंगे तो नौकरी आपको मिलेगी ना। आप ज़िंदा ही नहीं बचेंगे, अपने घर के लिए भी आप क़यामत खड़ी कर जाएंगे और अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। तो मेरी नसीहत है, कभी ऐसी हरकत ना करना। 1988 का वाक़या है, अगस्त 1988 को हम 3-4 लॉयर्स थे, जिनमें एक मैं था, एक हमारे मौजूदा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं चौधरी मोहम्मद तारिक साहब। उस ज़माने में वो जज नहीं थे, वकालत करते थे, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, वो थे मेरे साथ। और एक मेरे दोस्त थे मेरे साथ, वो सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी अटार्नी जनरल रहे हैं, उनका नाम है राजा न्याज अहमद राठौर। और एक हमारे और दोस्त थे, वो फौत हो चुके हैं, उनका नाम इफ्तिखार था। हम पाकिस्तान से गए, यहाँ से बड़ा सस्ता टिकट था 88 में, यानी बड़े ममालिक हमने यूरोप के फिरे और सारा टिकट जाने आने का मिला के 28,000 रुपये का टिकट था। 28,000, खाना पीना अलग। अपने तौर पर गए थे, किसी टूर ऑपरेटर, किसी एजेंट के हिसाब से नहीं, हम सैर व सियाहत के लिए गए थे। हम यहाँ से गए कराची से यूनान का वीज़ा लिया और इस्लामाबाद से हमने तुर्की का वीज़ा लिया और स्वीडन का वीज़ा लिया और ब्रिटिश वीज़ा लिया। 3 वीज़े हमने इस्लामाबाद से लिए और यूनान का वीज़ा जो था उनका कौंसलेट कराची था। हम गए, पहले हमने कराची से फ़्लाई करके इस्तांबुल गए, वहाँ पे सैर व सियाहत की, घूमे, खाया पिया, मुसलमान मुल्क है, हलाल खाने मिलते हैं, पाकिस्तानियों की वहाँ बड़ी इज़्ज़त करते हैं, ठीक हो गया। वहाँ से ये जो रूट मैंने आपको बताया है कि चश्मी गए हम कोच के ज़रिए, फिर हम पिरियास गए। पिरियास से जब हम पूरी रात का शिप का बड़ा महंगा टिकट लेकर हम यूनान पहुँचे, रात को 8 बजे हमारा शिप चला और सुबह 7 बजे यूनान पहुँचा। जब उनके साहिल पर, सी पोर्ट पर हम पहुँचे, उसका नाम था पिरियास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि लाइन बना दें, लाइन में खड़े हो जाएं और अपने अपने पासपोर्ट हाथ में रख लें। 1 घंटा हम खड़े रहे,
तो हमने पूछा कि आप इतनी देर हमें क्यों खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो वीज़ा ऑफिसर है वो 8 बजे काम शुरू करता है, आपका शिप जल्दी आ गया। जाहिर है शिप ने जल्दी आना था, लोगों ने सामान उतारा, वहाँ रेस्टोरेंट्स में नाश्ता किया और वॉशरूम गए, हाथ मुंह धोया, कपड़े तब्दील किए और वो वीज़ा ऑफिसर के पास वहाँ खड़े हो गए। हम जो 4 आदमी थे पाकिस्तानी, उन्होंने देखा इनके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो उन्होंने हमें स्ट्रेट अवे आउट राइटली देखते साथ उन्होंने कहा यू गो बैक टू योर कंट्री। मैंने कहा अब हमारे पास वीज़ा लगा हुआ है यूनान का। उन्होंने कहा दिस वीज़ा इज़ नॉट ए गारंटी फॉर एंट्री टू ग्रीस, दिस इज़ ए परमिशन फॉर एंट्री टू ग्रीस, वी हैव राइट एंड अथॉरिटी एंड पावर टू रिफ्यूज़ योर एंट्री। मैंने कहा कि आप हमें एंट्री रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम टूरिस्ट हैं। तो उन्होंने इंग्लिश में कहा कि वी हैव नॉट सीन एनी टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो हमेशा रोज़गार की तलाश में आते हैं। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क कैसे बन गया कि आप 4 बंदे जो है वो सैर सियाहत के लिए आ गए। हमने कहा हम वापस नहीं जाएंगे। हम लायर थे, ज़रा जुर्रत में थे, बोल्ड थे, जवान थे। हमने कहा कि वी वांट टू हैव इंटरव्यू विद योर सीनियर वीज़ा ऑफिसर। सीनियर वीज़ा ऑफिसर को जब इंटरव्यू हमारा हुआ, हमने उसको अपने पासपोर्ट दिखाए कि हमारे पास ब्रिटिश वीज़ा लगा हुआ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीज़ा है, ये देख लें हमारे पासपोर्ट पे ब्रिटिश वीज़ा लगा हुआ है। हमारे पासपोर्ट से पे स्वीडन का वीज़ा लगा हुआ है। हमारे पासपोर्ट पे डबल एंट्री वीज़ा जो है तुर्की का लगा हुआ है। तो ये 4-5 ममालिक के वीज़े लगे हुए हैं। तो हम आपके मुल्क में एथेंस में जाना चाहते हैं। 5 दिन का हमारा क़याम है और ये हमारे पास टर्किश एयरलाइन की इस्लामाबाद वापसी तक के टिकट मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारी एज ए लॉयर हमारे पास पूरी फाइलें मौजूद थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, वी हैव इनफ फंड्स विद अस, और हम जो है वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। सारा पाकिस्तान गरीब नहीं है, खुशहाल लोग भी हैं। जब उन्होंने हमारे लीगल डॉक्यूमेंट फाइलें सारी चेक की, जब उनकी तसल्ली हो गई, उन्होंने अच्छी तरह से देख लिया, इंटरव्यू कर लिया, तो उन्होंने हमें एंट्री दी। 5 दिन हमने वहाँ घूमे फिरे, एथेंस में सैर सियाहत की। और एथेंस में बहुत ज़्यादा यूनान की तारीख़ बड़ी कदीम तारीख़ है, वो हमने घूमे फिरे, सैर सपाटा किया। उसके बाद वहाँ से हम वापस तुर्की आए और तुर्की से फिर हम यूनाइटेड किंगडम यानी यूके चले गए। यूके से फिर हम वहाँ गए, स्टॉकहोम गए स्वीडन में, और इसी तरह करते करते हम वापस आ गए। तो जिस बात ने हमें हैरत में मुब्तला किया, उन्होंने कहा कि आपको हम ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान से, इतना गरीब मुल्क है, जो भी आता है नौकरी की तलाश में आता है, सैर व सियाहत के लिए पाकिस्तान से तो हमने आज तक बंदा को नहीं देखा, आप कहाँ से आ गए सैर व सियाहत के लिए। तो ये मैं ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, और वाकई ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान से लोग जो जाते हैं ज़्यादातर नौकरियों की तलाश में जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से नसीहत है कि अपने जानों से ना खेलें। आप अंदाज़ा करें कि इन बच्चों को, ये जो 750 अफराद सवार थे इस कश्ती में जो गर्क हो गई है, ये 7 घंटे समंदर में तुंद और तेज़ लहरों में खड़ी रही, किसी ने इनको नहीं बचाया। कुछ करीब से गुज़रने वाले जहाज़, बहरी जहाज़ जो थे, वो उनको खुराक, बिस्किट वगैरह, पानी वगैरह देते रहे, लेकिन बचाया नहीं, रेस्क्यू नहीं किया। और वो ओवरवेट होने की वजह से, उसकी कैपेसिटी 300-350 की थी, 750 आदमी, कई टन वज़न उसमें ज़्यादा था। वो बोसीदा पुरानी लकड़ी की बनी हुई थी, उसने तो गर्क होना था, डूबना था। और यूनान की अथॉरिटीज़ ने क्रिमिनल रोल अदा किया, उनको नहीं बचाया। अब ये सारे लोग जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में भी केस होने चाहिए। अब पाकिस्तान में क्या होगा?
पाकिस्तान में गुजरांवाला, गुजरात और वज़ीराबाद के बाअसर सियासी लोग भी और 2 सेशन जज साहिबान का नाम भी लिया जा रहा है। मुझे उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन मैंने मीडिया पे देखा है 2 सेशन जज साहब भी उनमें इन्वॉल्व हैं। उस गैंग का हिस्सा हैं जो गैंग उनको ले जाता है गैर कानूनी तौर पर यूनान। तो ये असर और रसूख की वजह से ये बच जाएंगे, इनको सज़ा नहीं मिलेगी और ये धंधा एक ज़माने से जारी है और आगे भी होता रहेगा। मेरी आपको नसीहत है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को नसीहत कीजिए, वो पाकिस्तान में कम खा ले, कम तनख्वाह में गुजारा कर लें, लेकिन अपने मुल्क से कीमती और महफूज जगह कोई नहीं है। लिहाजा मेरी नसीहत पर अमल करें और पाकिस्तान को छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल की लालच में यूरोप के लिए गैर कानूनी तौर पर नहीं जाए। अगर आपको जाना ही मकसूद है तो अपने किसी रिश्तेदार से कहें वो आपको स्पॉन्सर करे और आप लीगल वीज़ा लेकर जाएं और लीगल तरीके से जाएं, जो सही तरीक़ाकार है। उससे आपके घर वाले भी महफूज होंगे और आपकी जान भी महफूज होगी। आप यकीन जानिए, मुझे बहुत शदीद दुख हुआ, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ जब ये देख रहा हूँ कि उनके माँ बाप पाकिस्तान में तड़प रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका बच्चा ज़िंदा है या मर गया है, या उसको कोई दरिंदे खा गए हैं या समंदर की मछलियाँ उसको खा गई है, कुछ नहीं पता। ना उसकी डेड बॉडी मिली, ना उससे टेलीफोन पे बात हुई, ना उसकी कोई ख़बर आई। क्या ख़बर वो कहाँ है? तो इन बातों से परहेज़ कीजिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाइए और उनको इंसानी स्मगलों से महफूज कीजिएगा। उनके हाथ ना पैसा ज़ाया करें, ना बच्चों की जानें ज़ाया करें। आप आज के लिए इतना ही था, आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।